हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सब ये चीज़ देखने वाले हैं कि किस तरह से क्लैट एक्सप्रेस जो है उसका जो जून का सेक्शन है, क्योंकि इस बार जावेद सर थोड़े से बिजी चल रहे थे इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं इस बार का ये जो सेशन है वो लूँगा। नेक्स्ट टाइम से वापस से सर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग क्लैट एक्सप्रेस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस किस तरह से वो आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि भाई ईरान इजराइल का जो इशू था वो क्या था, क्यों दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भाई हुआ क्या है ना, इशू क्या है। थोड़ा सा हम लोग इसको मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये चीज़ को गौर करें, ये इंडिया है, इंडिया से हम लोग थोड़ा इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ईरान, ये है ईरान, ठीक है ना। अब ईरान के साथ इशू क्या है इसको गौर करना। ईरान यहाँ पे एक ऐसा देश है जिसको जो एक तरह से अकेला पड़ रहा है, क्योंकि उसके जितने भी सपोर्टर होने चाहिए थे, आइडियली जो सपोर्टर देश उसके होने चाहिए थे, वो देश उसको सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, है ना। भाई हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि भाई जितने मुस्लिम देश हैं वो सारे उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन होने क्या लगा कि ये जो ईरान है इसके साथ में नीचे सऊदी अरेबिया नाम का जो देश है ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये यूएस की तरफ है। उल्टा इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती है। दूसरा, आसपास के कोई देश इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और सारे के सारे देश का यूएस के साथ में रिलेशन काफ़ी अच्छा है। और तीसरी चीज़ ये निकल करके आ रही है कि ईरान को ये लग रहा है कि भाई यूएस के संबंध और ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं। क्यों? उसका रीज़न बड़ा ये है कि ईरान की ये इच्छा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊं, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो ऐसी सिचुएशन के कारण से वो अपने न्यूक्लियर को, यूरेनियम को एनरिच करना चाहता है। देखो यूरेनियम जब 90% से ज़्यादा एनरिच हो जाता है तो वो न्यूक्लियर वेपन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर U-35 जो है उसको वो एनरिच करना चाह रहा है और यूएस की ये इच्छा नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ हो जाए। उसका रीज़न दो और है ना। पहला रीज़न ये निकल करके आ रहा है कि ईरान, और आपने नाम सुना होगा अभी आजकल बहुत चल रहा है इजराइल। इजराइल कहाँ है? ये है इजराइल, बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं वो सब ज्यूज हैं और बाकी इस पूरे एरिया में मुस्लिम रहते हैं। आपने सुना भी होगा कि अरब एरिया है पूरा, है ना। तो ये जो मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा देश है बीच में यहाँ पर, ये इजराइल नाम का जो देश है, इनके साथ सिचुएशन ये है कि इजराइल इतना पावरफुल देश है क्योंकि यूएस उसकी बहुत हेल्प करता है और यूएस उसकी हेल्प करता है। उस कारण से यहाँ पर क्या कर रहा है वो, उसको ये चाहिए कि मेरे एरिया के अंदर कोई भी मुस्लिम्स ना रहें, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स रहते हैं। पैलेस्टीन बेसिकली यहाँ पर दो एरियाज है, एक है वेस्ट बैंक का, एक है गाज़ा का। इसराइल के अंदर ही दो एरियाज हैं और दोनों एरिया के अंदर मुस्लिम्स रहते हैं और वो फूटी आंख पसंद नहीं है इसराइल को। इसराइल का मानना है कि भाई ऐसे लोग मेरे यहाँ पर होने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पर जो है वो जूस लोग चाहिए, जूस के अलावा कोई भी है तो वो काफिर है, उसको निकाल दिया जाए। और ऐसा क्या होता है कि अभी रिसेंटली, मतलब यूं समझ लीजिए कि थोड़ा ही समय हुआ है कि इनके बीच में लड़ाइयाँ चल तो सालों से रही है, लेकिन थोड़े समय से ये लड़ाई पिछले 6-8 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेसिफिकली पिछले साल अक्टूबर से ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि इसराइल अब जो है वो पूरे के पूरे एरिया में जितने मुस्लिम हैं उन सबको मार के ख़त्म करना चाह रहा है। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये है कि ईरान जो अपने आप को मुस्लिम्स का लीडर समझता है, उसको ये लगता है कि भाई मैं मुस्लिम्स का लीडर हूँ और यहाँ पर मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। तो ये क्या करता है, ईरान इनको डायरेक्टली हेल्प तो कर नहीं पाता, तो ईरान क्या करता है, यहाँ पर जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि इसराइल के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको हेल्प करने चाहता है। जैसे यहाँ ऊपर देखो आपको लेबनान नाम का देश दिख रहा है ना। लेबनान के अंदर यहाँ पर हिजबुल्लाह नाम का एक ग्रुप है जो कोशिश करता है बार बार इसराइल के ऊपर मारने की, ताकि इसराइल जो है वो पैलेस्टीनियन लोगों को ना मारे। सेकेंडली, इन पैलेस्टीनियन लोग जो कि मुस्लिम्स हैं, इनके अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बनाए हैं। जैसे एक इनके अंदर ग्रुप है जिसका नाम है हमास, है ना, आपने नाम सुना होगा हमास का काफ़ी। तो वो क्या है, एक मुस्लिम ग्रुप है, एक मुस्लिम संगठन है और वो कोशिश करता है कि वो रेजिस्ट कर सके इसराइल का इस अटैक पर, क्योंकि इसराइल चाहता है मेरे देश के अंदर मुस्लिम्स हो ही ना, वो मारने की कोशिश करता है। और ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हमास उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए दोनों के बीच में एक तरह से लड़ाई चलती है, ठीक है। तो इसकी हेल्प, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास की हेल्प ईरान कर रहा है, तो एक तरह से इसराइल और ईरान के बीच में भी एक तरह का वॉर ही हो गया, प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं आपस के अंदर, ठीक है। जैसे इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसके अंदर चाइना जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था
ये चीज़ हमारे आर्मी चीफ ने बोली भी। तो इस तरह की चीज़ें अल्टीमेटली क्या कर रही थी कि हमारी एनिमिटी चाइना के साथ बढ़ा रही थी। हमारी जो लड़ाई है, जो सोच की लड़ाई है या फिर वास्तव में जो लड़ाई है, वो चाइना के साथ बढ़ रही थी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ईरान की जो लड़ाई है इसराइल के साथ में, वो इस तरह की प्रॉक्सी वॉर खेलने के कारण, इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प करने के कारण से और बढ़ती गई। और दूसरी चीज़ क्या निकल कर के आई, हमने क्या देखा कि भाई ये न्यूक्लियर भी एनरिच कर रहा था, है ना, न्यूक्लियर वेपन भी बनाना चाह रहा है। और एक बार अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो यूएस के सामने बड़ी दिक्कतें हैं। देखो ये एरिया बड़ा उलझा हुआ है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, काफ़ी उलझा हुआ इलाका है। मैं आपको बहुत, हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं जितना हमारे काम का है, ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे इसको, है ना। तो अब ईरान का अब सिचुएशन थोड़ा सोच के देखना। ईरान की सिचुएशन ये है कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है, और अगर न्यूक्लियर वेपन बन गए तो आज की डेट में तो क्या है कि ईरान और यूएस की लड़ाई हो रखी है, और क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है जबकि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ऐसे में यूएस का डोमिनेंस और इसराइल का डोमिनेंस इस एरिया के अंदर बरकरार है, क्योंकि ये सारे देश यूएस के दोस्त हैं और इसराइल जो है वो भी दोस्त है, और दूसरा उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। तो पलड़ा भारी है एक तरफ सारा। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास में आ गए तो इसके अंदर बदलाव आ जाएगा, ये खेल जो है वो पलट जाएगा। सेकेंडली, ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिल जाए, उसकी हेल्प करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना और रशिया भी हेल्प कर रहे हैं, ताकि इस एरिया के अंदर पासा थोड़ा सा पलटे और यूएस की डोमिनेंस कम हो। यूएस ने इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया कि ये न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। 2015-16 के अंदर यहाँ पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आता है, जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि P5 कंट्रीज जो हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, P5+1 कंट्रीज जो है वो मिल करके और ईरान से बात करते हैं कि आपके ऊपर जितने सैंक्शंस लगाए गए हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, इसलिए वो सारे सैंक्शंस हम लोग हटवा देंगे, आपका ट्रेड अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन बदले में आपको करना सिर्फ इतना ही है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करना है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने। तो ये डील सक्सेसफुली हो भी गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बाद में ट्रंप का टाइम आ जाता है और ट्रंप कहते हैं कि नहीं, ये तो डील एकदम बकवास है, और ट्रंप ये डील पूरी की पूरी कैंसिल करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ईरान को और गुस्सा आ जाता है कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मेरा एनरिचमेंट रोक रहा हूँ, और आपने बदले में पूरी डील कैंसिल कर दी। तो उसके बाद में ईरान ये कहता है कि अब तो मैं न्यूक्लियर वेपन बना के रहूंगा। तो ये चीज़ के कारण से उन्होंने न्यूक्लियर वेपन में और ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया। और अभी ये सिचुएशन आई कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये बात कही, पहली बार 2005 के बाद उन्होंने ये बात कही कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स इस सिचुएशन तक आ रहे हैं कि वो पूरे एनरिच हो जाएंगे और वो रियल न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के कारण से यूएस को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई कि भाई इसमें तो हालत अपनी ख़राब हो जाएगी। और ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि यूएस ने अपने बॉम्बर्स को लगा करके, और यहाँ पर जितने भी एरियाज उनको लग रहे थे जहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, वहाँ पर जा करके और अटैक कर दिया। वहाँ पर जो है वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है जो गिरा दिए थे, B2B बॉम्ब्स हैं। तो इनकी विशेष बात क्या होती है कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है वो जैसे ही आप गिराते हैं तो ज़मीन के नीचे के 60 फीट 60 फीट ख़त्म हो जाता है। आसपास तो सब खत्म होता ही है, ज़मीन के नीचे का 60 फीट में भी अगर कुछ है तो वो सब खत्म हो जाएगा। नॉर्मली बंकर क्या होता है कि अगर कोई देश के अंदर स्थिति खराब है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, तो ऐसे में उसका जो हेड होता है वो बंकर में चला जाता है ताकि उसको कुछ ना हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बॉम्ब्स इस हिसाब से बनाए गए हैं कि ये बंकर को भी ख़त्म कर देंगे। तो बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस तरह के जो है, क्योंकि उनको मानना था कि भाई बहुत नीचे डीप में जो है पहाड़ों के अंदर जो है वो बेसिकली सुरंगें बना बना के बहुत नीचे ज़मीन के जो है वो न्यूक्लियर साइट्स बना रखी है ईरान ने, तो उसको ख़त्म करना आसान नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स को काम में लिया। और सेकेंडली, डायरेक्टली इस तरफ से नहीं आए, पूरा वर्ल्ड घूम करके और फिर इस तरफ से आए और फिर यहाँ पर अटैक किया। दूसरी बात यह है कि उनका जो बॉम्बर है उसकी बड़ी बात यह है कि भाई वो पकड़ में नहीं आता, मतलब वो रेडार के पकड़ में आएगा नहीं। तो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि उसके अगेंस्ट में अटैक आप तब करोगे ना जब आपको पता चलेगा कि वो आ गया है, वो आके अटैक करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यूएस की टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बढ़िया जा रही है, तो इस कारण से यहाँ पर ईरान जो है उसके ऊपर ये हमले हुए। दूसरी तरफ क्योंकि इसराइल और ईरान की भी यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, तो इसके अंदर भी इन्होंने आपस में खेला जहाँ पर इसराइल ने यहाँ पर जो है वो अटैक करने की कोशिश करी, ठीक है ना। राइजिंग लायन नाम का ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया, जिससे कि उन्होंने काफ़ी सारे बॉम्ब जो है वो ईरान पर गिराए। तो बदले में ईरान ने भी वापस, देखो क्या हुआ, आज तक इसराइल ने सबके ऊपर गिराए हैं बॉम्ब, उसके शहरों ने
तबाही बहुत कम देखी है। तो वो दिखाने की इच्छा जो है वो ईरान की थी कि मैं आज इसराइल को दिखा दूंगा कि भाई तुम्हारे यहाँ पर भी ब्लास्ट हो सकता है, तुम इस एरिया के अंदर बहुत शेर बनते हो। तो इन्होंने वापस से यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, और जिसके तहत वास्तव में टेल एवीव के अंदर और कई सारे शहरों के अंदर यहाँ पर जो है वो कई ब्लास्ट देखे गए, सुनाए गए, और हॉस्पिटल्स तक के अंदर जो है वो ब्लास्ट हुए। तो इसराइल ने भी पहली बार इस तरह की चीज़ देखी, और ऐसा जो उसके बाद इसराइल जो है वो सीज फायर करने की बात करने लगा कि प्लीज़ लड़ाई रोक दी जाए, वरना इसराइल की कभी ये भाषा नहीं होती है कि लड़ाई रोक दी जाए। ठीक है, तो ये इस पूरे एरिया के अंदर जो चीज़ें चल रही है और जिस हिसाब से अटैक्स हुए हैं उसको मैंने शॉर्ट के अंदर यहाँ पर आपके सामने रखा है। इवन देन आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम लोग उसको वापस नई वीडियोस भी बना सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी उसके अंदर आ जाए। सो इसराइल लॉन्चेज ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो हमने अभी रिसेंटली देखा, 100+ ईरानियन टारगेट्स इसमें देखे गए थे। वापस ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसके अलावा IAEA बोर्ड ने ये बात कही कि भाई ईरान जो है वो ब्रीच कर रहा है न्यूक्लियर पैक्ट को, और वो एनरिचमेंट कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ पर अटैक हुआ। तो अटैक के अंदर बुशेर न्यूक्लियर प्लांट, नटांस, इस्फान, ये मेजर बड़े नाम ये हैं, है ना। तो इन 3 जगहों को आप मेजरली याद कर लें, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा कई सारे मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं ईरान के, उनकी भी डेथ हो गई है, तो उनका भी नाम यहाँ पर है। सबका नाम याद मत करिए, लेकिन टॉप 3 से 4 जो दे रखे हैं कम से कम उनका नाम आपको ऐसे पता हो कि आप 4 में से एक ऑप्शन टिक कर सके। ठीक है, ये देखिए ये साइट्स हैं जहाँ पर अटैक किया गया। इसके आगे हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। हाँ, ये भी चीज़ को गौर करें कि भाई अगर इस एरिया के अंदर लड़ाइयाँ चलती है, देखो इंडिया का जितना भी ऑयल आता है तो अपने ऑयल परचेजेस सारे के सारे इस एरिया से होते हैं। तो अगर यहाँ पे लड़ाई चल रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे जो ऑयल परचेजेस हैं उनके अंदर इश्यूज आएंगे। ज़्यादा अच्छा ऑयल परचेज हम लोग ने जो ऑयल परचेज करेंगे वो थोड़ा महंगा पड़ेगा हमें, चीज़ें कॉस्टली होगी, और जैसे ही ऑयल महंगा हो जाता है तो आसपास की जितनी दूसरी चीज़ें वो सब महंगी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसका ये रहेगा। ईरान US की न्यूक्लियर टॉक्स, ये हम लोगों ने बात कर ली है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन P5+1, जिसमें जर्मनी है साथ में। उसके बाद इससे बाहर निकल जाता है, ये भी ध्यान रखें। नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, देखो यहाँ पर क्या होता है, दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन बन तो गए, लेकिन एक रेस सी लग गई कि सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और उस रेस के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में तकरीबन 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश हैं 9, ये सब ये चाह रहे हैं कि भाई बाकी देश कम से कम इस रेस में ना हो। तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो भाई आप खुद भी न्यूक्लियर वेपन काम में मत लो, आपके खुद के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इंडिया इस मामले के अंदर काफ़ी फ्री है। इंडिया का ये कहना है कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन ख़त्म करना है तो सब खत्म करो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई लिमिटेड लोग न्यूक्लियर वेपन रखे और बाकी लोग ना रखें। जैसे कि बाकी जो देश हैं उन्होंने मिलकर के एक ट्रीटी करी है ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 1967-68 से पहले जिसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए वो तो रख सकता है, उसके अलावा कोई नहीं रख सकता। मतलब साडा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर पसंद नहीं आ रही है इंडिया को। इंडिया ने कहा कि भाई इक्वालिटी रखो। 1968 से पहले ऐसा क्या हो गया था और बाद में ऐसा क्या हो गया कि बाद वाले नहीं रख सकते। तो इस इनइक्वालिटी के कारण से इंडिया ने कोई भी तरह की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की जो ट्रीटी है वो हमने कोई भी साइन नहीं करी है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी है इन इट्स मीनिंग। उसका मतलब ही डिस्क्रिमिनेशन का है कि भाई अमेरिका रख सकता है, रशिया रख सकता है, चाइना रख सकता है, फ्रांस UK रख सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं रख सकता न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद जिसने भी रखे हैं वो सब गलत करा है। ठीक है ना, तो इसलिए इंडिया किसी भी इस तरह की जो ट्रीटी है उसकी पार्टी नहीं है। ठीक है, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब साइन की गई है, तो 1967 में 191 मेंबर्स हैं। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया NPT को कि भाई ये जो है वो न्यूक्लियर असिमेट्री और सोवरेनिटी कंसर्न पे लाता है। इंडिया जिसके पास में इधर पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सारे न्यूक्लियर्स को ख़त्म करना। 3 पिलर्स ऑफ NPT कौन से हैं, नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन, स्टेट वोंट ट्रांसफर वेपन्स टू असिस्ट अदर, डिसआर्मामेंट है, और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन आप वेपन्स नहीं बना सकते, ये इसके अंदर दिया गया है। और कौन कौन सी ट्रीटी हुई है, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 96 की है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2017 की है,
इन दोनों के अंदर ही इंडिया मेंबर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखें, न्यूक्लियर की कोई भी ट्रीटी हो उसमें इंडिया मेंबर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इन सभी चीज़ों को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है कि भाई थोड़े से लोग को न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, बाकी नहीं रख सकते हैं, ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, तो इंडिया इसमें से किसी चीज़ का पार्टी नहीं बनता है। न्यू स्टार ट्रीटी, यहाँ पर क्या चीज़ है, रशिया और यूएस के बीच में ये न्यू स्टार ट्रीटी थी, है ना। हर थोड़े समय के अंदर इसको रिन्यू किया जाता था न्यू स्टार ट्रीटी को, कि भाई मिसाइल्स आप कौन सी बना सकते हो, ज़्यादा खतरनाक मिसाइल्स आप नहीं बना सकते, ज़्यादा बड़े वेपन्स आप नहीं बना सकते, न्यूक्लियर वेपन्स एक लेवल से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। आपस में इन्होंने एक ट्रीटी करी थी, लेकिन अब वो जो ट्रीटी है वो रशिया ने खुद ने वॉलंटरीली कह दिया कि भाई मैं तो अब इसको ख़त्म कर रहा हूँ और मैं मर्जी जितनी चीज़ें बनाऊँगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो यूएस ने आकर के और अर्थ घूम करके और उसके बाद में अटैक किया था B-2B बॉम्बर से, तो उसका नाम रखा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, किससे अटैक किया था, तो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये बंकर बस्टर जो बॉम्ब है उसका ऑफिशियल नेम है। ठीक है ना। B-2B स्ट्रेथ बॉम्बर, ये बॉम्बर का नाम है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई वो किसी रेडार के पकड़ में नहीं आता। इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस अमन, हाँ ये तो हमने देख लिया है। ठीक, सो ये हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा, फर्स्ट टॉपिक पूरा कर लिया है। ये भी ध्यान रखें, ईरान और इजराइल के बीच के रिलेशंस हमेशा से ख़राब नहीं थे। 1950 से लेकर के 1970s तक अगर आप देखोगे तो रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन जो खमीन है, अयतुल्ला खमीन जो है, वो हमेशा ये चीज़ सोचते थे कि जो मुस्लिम देश हैं वो अच्छे हैं, वो हमारे दोस्त हैं, मुस्लिम्स के अलावा जो भी देश हैं वो हमारे दोस्त नहीं हैं। लेकिन खमीन जो है उसको देश निकाला दे दिया था वहाँ के राजा ने कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, और वो इराक के अंदर रहने लग गए थे। इराक ईरान के पास में ही है, एक देश है, वहाँ रहने लग गए थे। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो खमीन है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जो है वो ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं अपने देश के अंदर कि रेवोल्यूशन हो सके, और दूसरी तरफ ये मान रहे हैं कि ईरान का जो दोस्त है वो सिर्फ मुस्लिम देश हैं, बाकी सारे देश उनके विरोधी हैं। और ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो रिलेशंस थे बहुत कॉर्डियल, बहुत अच्छे रिलेशन थे ईरान और इसराइल के बीच में, लेकिन खमीन के आने के बाद में उन्होंने वो जो रिलेशन है वो खुद से ही ख़राब कर लिए वॉलंटरीली, और ये बात कही कि इसराइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके बाद से यहाँ पर जो है वो आपस में टकरार शुरू होती है। खमीन वहाँ पर अल्टीमेटली एक रेवोल्यूशन करते हैं, और रेवोल्यूशन करके वापस से ईरान आते हैं, राजा को हटा दिया जाता है, और उसको हटा करके और बेसिकली खमीन जो है वो अपना राज्य चलाते हैं जो आज तक चल रहा है। ठीक है, तो उस समय से लेकर जब से खमीन आए हैं तब से इजराइल का और ईरान का रिलेशन खराब ही रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। ईरान में कोई तरह की डेमोक्रेसी ऐसा सच नहीं है। ठीक है, और इसराइल के अंदर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर भी ये इशू आ रहा है कि जो लीडर हैं वो थोड़ा अपने आप को सेंट्रलाइज करने की पावर कोशिश करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो जो ग्रुप्स वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप कई बार इनको कहा जाता है ना, तो वो कौन कौन से ग्रुप हैं, तो सबसे पहले हमास है। हमास वो ग्रुप है जो कि आपके इजराइल के अंदर ही बैठ करके मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने का और इजराइल को वापस से अटैक करने की कोशिश करता है इजराइल में बैठ के। हिजबुल्लाह ये वो ग्रुप है जो कि स्पेसिफिकली आपके जो है वो लेबनान और के एरिया के अंदर काम करता है। और हाउदीज बेसिकली जो है वो इस एरिया का नहीं है, वो बेसिकली जो है वो यमन के पास के एरिया का है, लेकिन वो भी सपोर्ट करता है हमास और हिजबुल्लाह को। ठीक है, वो भी एक ग्रुप है लेकिन इस एरिया से काफ़ी दूर रहता है वो। सो ये था फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हम लोग देखते हैं। न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशंस का आपने नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली 8, 9, 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटीज़ में भी आता है। तो यूनाइटेड नेशंस की विशेष बात में ये है कि इसके 5 से 6 अलग अलग जो है वो ऑर्गन्स हैं। तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो माना जाता है वो है यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बनाया इसलिए गया था कि दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई भी मिलिट्रीली इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो देश होंगे जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश हैं, जो कि मिलिट्रीली काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली कहीं पर भी इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही है तो उसको रुकवा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वो, और उसके बाद में यहाँ पर जो बनाया गया वो था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली में सब बातचीत करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल आप यूँ समझ सकते हैं कि सरकार जो है यूएन को चलाने वाली वो सिक्योरिटी काउंसिल है,
और जो पार्लियामेंट है वो जनरल असेंबली है ना। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं बैठेगी चीज़, लेकिन फिर भी हमारे समझने के लिए चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन होता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन है, सबसे पहले तो यूएस है आपका, उसके बाद में यूके है, उसके बाद में आपके फ्रांस है, फिर आपके जो है वो चाइना है, और लास्ट में कौन है, कोई बता सकता है मुझे कि भाई फ्रांस है, यूके है, यूएस है, चाइना है, एंड विच इज़ द फिफ्थ कंट्री। सोचिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इसके अलावा 5 का कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा है 5वां देश, रशिया। रशिया की आज सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन इवन देन एक टाइम था जब रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद में जो 2 बड़ी पावर्स दुनिया में रह गई थी वो रशिया और यूएस ही थे। हालांकि उस समय वो यूएसएसआर था, ठीक है ना। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके अलावा 10 और मेंबर्स होते हैं और टोटल 15 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। जो बाकी के 10 मेंबर्स हैं उनका टेन्योर सिर्फ 2-2 साल का होता है। ये तो परमानेंट है 5, ये जो है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये 5 हमेशा रहेंगे। इनके अलावा जो 10 हैं वो 2-2 साल के टेन्योर में रह सकते हैं। जैसे इंडिया भी 8 बार रह चुका है मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। तो आज की डेट में इंडिया मेंबर नहीं है, तो अभी रिसेंटली हर 2 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है वो चुनाव होते हैं इसके, तो अभी इस बार कौन बना है, तो बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया जो है उनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं। एक जो बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है, जो 2 चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, उसके अंदर ये चीज़ सामने आती है। सबसे पहले तो दैट हर एक के पास एक वोट होता है, 15 जो लोग हैं उनके पास में एक वोट होता है, लेकिन जो P5 मेंबर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास विशेष बात क्या है कि उनके पास में एक वीटो है। वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब ये है कि मान लो 15 के 15 देश जो है उसमें से 14 देश एक तरफ है कि भाई ये काम होना चाहिए, लेकिन अगर एक ने मना कर दिया कि नहीं नहीं होना चाहिए, अगर वो P5 का मेंबर है तो ऐसे में फिर वो काम नहीं होगा। तो इसको कहते हैं वीटो, यानी कि सब लोग एक साइड है लेकिन आपने अगर मना कर दिया तो वो काम नहीं होता है। तो उसको वो जो वीटो की पावर है वो सिर्फ जो है बेसिकली इन देशों के पास में, इन 5 देशों के पास में ही वीटो पावर है। यानी कि ये हुआ जो फैसला है, जो फैसला हो सकता है, सारे के सारे एक साइड हैं। जैसे इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाने के लिए, जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो इस तरह के प्रस्ताव लाए गए कि इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाए, क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति करके और न्यूक्लियर वेपन बना लिया है और दुनिया की सिक्योरिटी को और ज़्यादा डेंजर में डाल दिया है। तो ऐसे में सभी देश एक तरफ हो रहे थे, लेकिन रशिया ने हमारे लिए जो है वहाँ पर वीटो ले लिया और इस कारण से हमारे ऊपर कोई तरह के सैंक्शंस नहीं लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखाती है कि इंडिया जो है वो, या बाकी देश जो भी है, वो हमेशा ही चाहते हैं कि भाई उनके पास में भी न्यूक्लियर वेपन्स हो, उनके पास में भी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप हो। और ऐसा दुनिया में ऐसे 4 देश हैं जो हमेशा ही चाह रहे हैं कि उसको G4 नेशंस कहा जाता है, जो चाहते हैं कि भाई हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स होने के कारण से या फिर दूसरी जो भी चीज़ें हैं उनके कारण से हमें भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, ताकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम भी रहें, ठीक है। तो ये चीज़ के कारण से वो G4 कंट्रीज जैसे जापान हो गया या ब्राज़ील हो गया या इंडिया हो गया, है ना, या फिर आपके इटली हो गया, तो ये सब देशों की ये इच्छा है कि भाई उनको जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी परमानेंट मेंबर माने जाएं आपके सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। सेकेंडली, सिक्योरिटी काउंसिल की जो बड़े रेजोल्यूशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन कौन से हैं, तो 2 रेजोल्यूशन उसके बड़े काम के हैं। एक है 1373 जो कि काउंटर टेररिज्म कमेटी कहलाती है, दूसरी है 1267 कमेटी। ये इंडिया से रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा इसकी बात होती है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये क्या है, अल कायदा के अगेंस्ट में बनाई गई कमेटी। एक दूसरी कौन सी है, 1540 कमेटी, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के अगेंस्ट में जिनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो इनके खिलाफ देखने को मिलती है। जो हमने देखी चीज़ सेम वही है यहाँ पर। 1988 कौन सी है, तालिबान सैंक्शन कमेटी है कि भाई तालिबान को रोका जाए, किस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में काम कर रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, क्या किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ है। इंडिया ने इसको चेयर किया था 2021 के अंदर, 2021 के अंदर। काउंटर टेररिज्म कमेटी कब बनी, तो 1373 कमेटी है जो कि 9/11 का जब अटैक हुआ यूएस के अंदर उसके बाद में बनाई गई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है।
इंडिया का क्या कंसर्न है? इंडिया का कंसर्न ये है कि पाकिस्तान को रिसेंटली एंटी टेररिज्म कमेटी जो है उसका वाइस चेयर और चेयर बनाया जाने की सोची जा रही है, बनाया भी जाएगा अभी। तो उसके अंदर इंडिया का ये कहना है कि भाई आपने बिल्ली को ही जो है वो रखवाली दे दी दूध की। तो ऐसे में जो खुद टेररिस्ट है, जो खुद टेररिस्ट को पालता है, तो उसको क्रेडिबिलिटी उसकी क्या रह जाएगी कि अगर उसको टेररिस्ट हटाने के लिए बात की जा रही है तो इंडिया का ये कहना है कि भाई इस तरह की चीज़ जो है वो क्रेडिबिलिटी का गैप लाएगी। और सेकेंडली अगर इंडिया को चलाना चाहेगी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो उसके अंदर एक तरह का डिप्लोमेटिक सेटबैक इंडिया को मिलेगा, क्योंकि उसको जो हेड कर रहा है वही पाकिस्तान खुद है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडिया स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या है? इंडिया बायलैटरली बाकी देशों के साथ एंगेज कर रहा है कि भाई इस तरह से पाकिस्तान को जो वाइस चेयर बनाया जा रहा है टेररिज्म कमिटीज़ का, वो ना बनाया जाए, और बनाया भी जा रहा है तो किस तरह से सभी देशों को साथ लेकर के, और इंडिया कोई ना कोई कोशिश करे ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो एंटी टेररिस्ट की, जो इंडिया कोई भी तरह का अगर प्रस्ताव लाता है या कोई सैंक्शंस लाता है तो उसको अप्रूव कराया जा सके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इंडिया इलेक्ट हो चुका है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर। इसके अलावा टेररिस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं? तो अलकायदा है, लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है। तो इनके नाम, इनके लीडर्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉम्प्रिहेंशन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, ये इंडिया ने प्रपोज की थी 1996 के अंदर, लेकिन अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ नाम की ही चल रही है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव और कौन से लिए गए हैं अगेंस्ट टेररिज्म? तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो पहले सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग देखता था, यानी जो ब्लैक मनी का काम है वो देखता था, लेकिन बाद में इसका काम बढ़ा करके और एंटी टेररिज्म का रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी इसमें डाल दी गई थी। इसके अलावा इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं इसको, सार्क कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म और अरब कन्वेंशन फॉर टेररिज्म। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक क्या निकल के आता है। नेक्स्ट टॉपिक है 50 ईयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक संविधान हत्या दिवस या फिर ब्लैक डे की तरह से मनाया जा रहा है। उसका रीज़न बेसिकली ये है कि ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी तो उसका गलत कारणों से लगाई थी, और बेसिकली वास्तव में ऐसी सिचुएशन कोई थी नहीं। हुआ ये था कि इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने 1971 का जब चुनाव लड़ा था तो उस चुनाव के अंदर उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि भाई प्राइवेट जो काम है या फिर पार्टी के जो चुनाव के काम है तो उसके अंदर उन्होंने सरकारी जो मशीनरी थी, सरकारी गाड़ियाँ वगैरह वगैरह सबको काम में लिया, जो कि उस समय जो चीज़ थी वो इलीगल थी, आप ऐसा काम नहीं कर सकते थे। तो उनके सामने जो पर्सन थे जो चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली से, तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो केस करा ये कह करके कि भाई ये तो गलत चीज़ है, और ये जो है वो इस तरह से उन्होंने मैनिपुलेटिवली काम किया है, और इसलिए इनका जो चुनाव है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के हिसाब से रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर उस चीज़ की जो है वो उन्होंने गुहार लगाई, रिट लगाई। तो उसकी जब वहाँ पर जो है वो जांच चलने लगी तो जो वहाँ पर जज थे, जस्टिस जगमोहन सिन्हा, ये हार्ड कोर ऑनेस्ट व्यक्ति थे, और इनको कई तरह के लालच प्रलोभन दिए गए कि भाई आप अगर इंदिरा गांधी जी के फेवर में जजमेंट कर दोगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे वगैरह वगैरह, और उनको डराया भी गया कि अगर आपने नहीं किया, ऐसा कहते हैं कई सारी किताबों के अंदर है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जो है बेसिकली इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो जजमेंट आता है उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि उन्होंने साफ साफ कहते कि इंदिरा गांधी जी ने मैल प्रैक्टिसेस करी थी, और इसलिए इनका जो चुनाव है वो नल एंड वॉइड में घोषित करता हूँ। अब जैसे ही उनका चुनाव नल एंड वॉइड घोषित होगा, और अगर यही चीज़ चलती रही, क्योंकि उनके पास लास्ट एक ही उपाय रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ ये चीज़ सही है, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई अगर आप एमपी ही नहीं रहे तो ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी आपके हाथ से। तो ऐसी सिचुएशन के कारण से यहाँ पर क्या देखने को मिला कि इंदिरा गांधी जी इस तरह की चीज़ के अंदर फंस गई कि भाई अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल नहीं किया तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो हुआ ये कि मई के अंदर ये जजमेंट आता है, और उसके बाद में जून के अंदर जब इसको अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट की, और सिर्फ एक वेकेशन बेंच बैठी होती है जस्टिस कृष्ण नैयर की। कृष्ण नैयर काफ़ी शांत स्वभाव के जज थे, और उनकी जो तारीख रखी गई थी तो वो 24-25 जून ही रखी गई थी कि भाई उस दिन हम लोग
इनके इनके इस केस के बारे में सुनेंगे। अब बात ये थी कि अगर इस केस को सुनते समय अगर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट एक बार के लिए माना जाए, बाकी इसके ऊपर हम लोग सोचेंगे, तो उसमें भी इंदिरा गांधी की तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में इंदिरा गांधी जी ने, जो मैं ये बता रहा हूँ जो चीज़ें किताबों के अंदर है, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, मेरा इसके अंदर कोई पर्सनल लेन देन नहीं है, ये ध्यान रखें। किताबें जो इस चीज़ के ऊपर कहती है या जो जो डॉक्यूमेंट्रीज कहती है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद में ये चीज़ कही जाती है कि जिस रात को जिस दिन यहाँ पर उनकी सुनवाई होने वाली थी, तो उस दिन ही रात को यहाँ पर जो है वो तय कर लिया गया कि भाई देश के अंदर अब जो सत्ता है उसको मेंटेन करने का एक ही तरीका है, इंदिरा गांधी जी की सत्ता बनी रहे उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि देश के अंदर ऐसी सिचुएशन कर दी जाए कि प्रधानमंत्री का होना ज़रूरी है और चुनाव रद्द ना हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, जो ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ही जगह आपको देता है, वो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्र आपातकाल की घोषणा, जो कब होती है, या तो कोई बाहर का एक्सटर्नल एग्रेशन हो या वॉर हो, और या फिर इंटरनल इमरजेंसी कब लगती है, जब देश के अंदर उस समय रूल ये था कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसके लिए जो है वो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस तो आप किसी को भी कह सकते हो, है ना। आज अगर कुछ लोग लड़ लिए आपस में तो आप कह दो कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो चुका है तो मैं इमरजेंसी लगा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस चीज़ है उसको फ़ायदा उठा करके और सरकार यहाँ पर क्या करते हैं, इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लागू कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में सुबह 6:30-7 बजे मीटिंग होती है कैबिनेट की, जिसमें कैबिनेट के अंदर वो घोषणा करती है कि भाई देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा रही है। तो ऐसे में जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पूछते हैं कि मैडम ना तो अमेरिका ने हमला, ना तो चाइना ने हमला किया है, ना ही पाकिस्तान ने कोई अटैक किया है, तो ऐसे में इंटरनल इमरजेंसी क्यों लगाई जा रही है, देश में भी कुछ ऐसी बात नहीं है। तो मैडम कहती है कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसलिए हम लोग जो है वो ये चीज़ करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये बात कही जाती है उसके बाद में कोई कुछ नहीं बोलता और ये प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। सुबह सुबह ये इमरजेंसी लगा दी जाती है। लगाने के बाद में सुबह 10 बजे यहाँ पर जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से भी यहाँ पर जो है वो इंदिरा गांधी जी कहती है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा रही है, इससे डरने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। उसके बाद में जितने भी इनके विरोधी लोग हैं, जितने भी सामने वाले पार्टी वाले हैं, उन सबको जेल में डाला जाता है और उनको एकदम अच्छे से बताया जाता है कि भाई आप जो है वो विरोधी लोग हो। और ऐसा तो उनको ज़बरदस्त ऐसा कहा जाता है कि भाई उनकी हजामत की जाती है जेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल किया गया ताकि कुर्सी आपके हाथ में रह जाए, तो उस कारण से इसको जो है वो संविधान हत्या दिवस या फिर इस तरह की चीज़ें मानी जाती है, ब्लैक डे माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि इंदिरा गांधी जी के हटने के बाद में यहाँ पर जो है वो 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं इमरजेंसी कब लागू हो सकती है उस बात पर। मोरारजी देसाई की जो सरकार आती है तो वो कई सारे चेंजेस कर देती है। जैसे सबसे पहले तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था जिसके कारण से पूरी इमरजेंसी लगी थी, उसको हटा करके वो क्या कर देते हैं, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब ये है कि आप इमरजेंसी अब देश में तभी लगा सकते हो जब देश के लोग जो है वो आपके खिलाफ में विद वेपन सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। मतलब ये एक बहुत मुश्किल स्थिति है आना। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो आप कुछ किसी को भी कह सकते हो, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन देश में ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी और उस समय लगनी भी चाहिए इमरजेंसी, है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण से यहाँ पर 44th अमेंडमेंट से ये चेंजेस आ गए। सेकेंडली, इमरजेंसी में कौन कौन से राइट्स चले जाएंगे, आर्टिकल 19 और 20 नहीं जाएंगे, और बाकी सारे राइट्स चले जाएंगे, सॉरी 20 और 21 नहीं जाएंगे, बाकी सारे राइट्स जो है वो लैप्स हो जाएंगे। उतनी ही देर के लिए लैप्स होंगे जितनी देर के लिए इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है ना। आर्टिकल 19 सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर जाएगा। नेशनल इमरजेंसी लिमिटेड एरिया के अंदर भी लगाई जा सकती है, जरूरी नहीं पूरे देश में लगाई जाए। तो जितने भी चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि वापस से कोई इस तरह से इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल ना कर सके, ये चीज़ जो है बेसिकली 44th अमेंडमेंट से मोरारजी देसाई ने डाली थी, ताकि वापस से कोई भी तरह का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए सिर्फ इस काम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर इसको संविधान हत्या दिवस या जो भी चीज़ कही जाती है वो मानी जाती है। ये भी ध्यान रखें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आर्टिकल जो है वो आपके 352, इसके अंदर कौन सी है, इंटरनल और कौन सी है एक्सटर्नल।
इसके अलावा कौन सी है, तो इसके अलावा आर्टिकल 356। इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर है प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल है या फिर स्टेट इमरजेंसी इसको कहा जाता है ना। इसके अलावा कौन सी है, इसके अलावा है 360। इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो 352 के अंदर जो इमरजेंसी है वो पहली बार जो हमने लगाई थी तो वो चाइना के साथ जो लड़ाई थी उसमें लगाई। उसके बाद 1971 के अंदर लगाई गई थी जब आपकी जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो ये वाली इमरजेंसी लगाई गई जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, ठीक है ना। इसके अलावा 356 तो कई बार लगती रहती है। आज की डेट में आपके मणिपुर के अंदर रेजिडेंशियल रूल लगा हुआ है, ठीक है ना। और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक लागू नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इमरजेंसी का सारा सिस्टम देखने को मिलता है। ये भी ध्यान रखें, इमरजेंसी अगर लागू कर दी गई है तो ऐसे में आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आपको अगर जेल भी डाल दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता फिर। ओके, तो सारे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरह के लिए जो है वो नॉन इन्फोर्सिएबल हो जाते हैं। सेंसस 2027 इसके अंदर सारी याद करने की चीज़ें हैं, समझाने की चीज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर सीधी सी ये चीज़ है, दो बड़ी चीज़ें जो इसके अंदर हुई है वो ये है, एक तो कास्ट सेंसस होगा इस साल, और दूसरा क्या होगा कि डिजिटल सेंसस होगा, है ना, डिजिटलाइज सेंसस होगा। तो जल्दी रिजल्ट्स आने के इसके चांसेस होंगे क्योंकि बहुत फास्ट जो है वो कैलकुलेशन, बहुत फास्ट जो है वो उसको सिस्टमाइज करा जाएगा। पहला इंडिया का सेंसस कब हुआ, किसने किया, लास्ट किसने किया, सिंक्रोनस किसने किया, नॉन सिंक्रोनस किसने किया, ये सारी चीज़ें याद करने की है। तो इसमें बताने का एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है पार्ट। कास्ट बेस्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो दोनों के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। कास्ट अगर आप सेंसस करोगे तो सबसे पहले तो कौन सी कास्ट और कौन सी कास्ट किस में आती है, इसमें ये बहुत वेग चीज़ है कि भाई ये ब्राह्मण में आएगा, ये कायस्थ में आएगा, ये एससी में आएगा, एसटी में आएगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉलिटिक्स को और बढ़ाएगा क्योंकि पॉलिटिशियंस को पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो है वो एससी एसटी लोग रहते हैं तो वहाँ जाकर के काम करो, ठीक है। भड़काएंगे एक दूसरे के एरिया के अंदर, लोगों के अंदर जातिवाद और बढ़ेगा। लेकिन फ़ायदा क्या है, टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं उनको आप टारगेट कर पाओगे, भाई यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं जो कि एससी एसटीज़ हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा जो है वो आप काम करिए। डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन क्या होता है थोड़ा सा समझें। डीलिमिटेशन का मतलब ये है कि डीलिमिटेशन का मतलब ये निकल करके आता है कि कोई भी एरिया है तो वहाँ पर हर थोड़े टाइम बाद में पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। जैसे मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब यहाँ पर 10 जने थे, यहाँ पर 10 जने थे, इसलिए दो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई ताकि दोनों में इक्वल लोग हो, दोनों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में हो, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि आज से 5 साल 10 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर लोग जो है वो 10 से बढ़ के 15 हो जाए। लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि भाई ये जो एरिया है यहाँ पे 10 से घट करके 5 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसी सिचुएशन के कारण से पॉपुलेशन में जो डिफरेंस आया उसके कारण से अब यहाँ से अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो वो 15 लोगों में एक आदमी खड़ा होगा, जबकि ये 5 लोगों में एक आदमी खड़ा होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये तो गलत चीज हो गई। बराबर लोगों को इलेक्ट करके और पार्लियामेंट में भेजे तो डेमोक्रेटिक चीज चलती है ना। क्योंकि यहाँ पे तो क्या हुआ, पॉपुलेशन में जैसे ही चेंज आया तो अल्टीमेटली ज्यादा एक सीट जो है वहां पर ज्यादा लोग है, एक सीट पर कम लोग है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में सारी सीट्स इक्वली लोग रिप्रेजेंट करें और इक्वली लोग जो है वो एक आदमी को इलेक्ट करके अपने एरिया से भेजें, सब जगह पर बराबर लोग इलेक्ट करें। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन बाउंड्रीज को चेंज किया जाता है। कैसे, सपोज करो कि इसके अंदर जो है वो 15 लोग हैं, तो ऐसे में क्या इसके अंदर 5 लोग ही है, तो इसका जो थोड़ा सा एरिया है जिसके अंदर 5 लोग है वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा कि अब यहाँ पर सिचुएशन ये होगी कि वापस यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने इक्वालिटी कर ली। दूसरी एक सिचुएशन और हो सकती है कि भाई सपोज करो दोनों एरिया को मिला करके अगर सपोज करो 20-20 लोग हो गए, दोनों एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि आपके नंबर ऑफ एमपीज बढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इसके 2 पार्ट कर देंगे, तो एमपीज का नंबर भी बढ़ा के 2 से 4 कर दिया जाए फिर इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो दोनों काम है, एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना और दूसरा नंबर ऑफ एमपीज बढ़ाना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ये दोनों डिलिमिटेशन के काम में आते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो डिलिमिटेशन है वो 1951 में, 62 में, 73 के अंदर इन सभी एरियाज में हुआ। लेकिन
72-73 में जो हुआ उसके बाद में सरकार को ये लगा कि भाई हम लोग लगातार एमपीज का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से, लेकिन ऐसा चलता रहा तो अपने तो 1000, 2000, 5000 एमपी हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो डिलिमिटेशन का काम है ये 1976 के अंदर 25 साल के लिए रोक दिया गया कि भाई अब कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा अगले 25 साल तक। 25 साल बाद में जब पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी, अगर हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, तो उसके बाद में डिलिमिटेशन किया जाए। जब 25 साल पूरे हुए तो 2000-2001 के अंदर अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी को भी यही लगा कि भाई अभी तक भी पॉपुलेशन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसलिए उसको अगले 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। तो ऐसा 2026 तक के लिए उसको फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, अब जो 2026 आने वाला है तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उसके अंदर डिलिमिटेशन अगर कराया जाएगा तो वापस से चेंजेस आएंगे पूरे के पूरे सिस्टम में, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बड़ा किया जाएगा, किसको छोटा किया जाएगा, इस तरह से वहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है डिलिमिटेशन में। आर्टिकल इसका कौन सा है, तो आर्टिकल 82 और 170 जो है वो स्पेसिफिकली सेंटर और स्टेट की डिलिमिटेशन की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। ये वैसे तो आप सबने न्यूज़ में देख रखा है कि भाई किस तरह से गुजरात के अंदर जो प्लेन था वो यहाँ पर जो है क्रैश होता है, जिसके अंदर तकरीबन 250 पैसेंजर जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें हमारे लिए जानने की है, जिसको शायद कई सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, वो ये है कि भाई ब्लैक बॉक्स क्या होता है ना। आपने सुना तो होगा काफ़ी ज़्यादा। ब्लैक बॉक्स, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का होता नहीं है, सिर्फ उसका नाम होता है ब्लैक बॉक्स। वो ऑरेंज कलर का होता है ताकि जितना मलबा है उसके बीच में भी वो दिख सके, है ना, ब्राइट कलर दिख सके। ऑरेंज कलर का वो बॉक्स होता है, और ये बॉक्स मेजरली टेल जो होती है एरोप्लेन की उसके अंदर रखा हुआ होता है। इसके अंदर मेजरली दो चीज़ें होती है, दो तरह की रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर होती है प्लेन क्रैश से रिलेटेड। पहली रिकॉर्डिंग तो ये होती है कि भाई जो प्लेन है उसके अंदर जो जो सिस्टम्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे थ्रस्ट कितनी मिल रही है, स्पीड क्या है, क्या इंजन्स दोनों काम कर रहे हैं, फ्यूल कितना है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर होती है, यानी प्लेन कैसा चल रहा है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है, जो कॉकपिट है, जो जहाँ पर पायलट्स बैठे हैं, तो पायलट्स के बीच में आपस में क्या बातचीत होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो बेसिकली उसके अंदर होती है। जैसे ये जो प्लेन था उसके अंदर रिकॉर्डिंग ये थी, इसके अंदर हुआ ये था कि भाई एक जो इंजन है वो बंद हो गया था, इंजन को जो फ्यूल मिलना बंद हो गया था, है ना, फ्यूल की सप्लाई काट दी गई थी। तो यहाँ पर जो कॉकपिट में जो बात सुनने को मिली, तो उसके अंदर एक पायलट ने दूसरे पायलट से यहाँ पे पूछा है कि भैया आपने ये कम क्यों कर दिया, बंद क्यों कर दिया है सप्लाई ऑयल का। तब उन्होंने कहा कि भाई मैंने नहीं किया, बस इतनी ही बातचीत हो रखी है, उसके बाद में वो प्लेन क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बेसिकली यहाँ पर जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है एयरप्लेन से रिलेटेड। ठीक है, इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर की आज की डेट में सरकार ग्रोथ काफ़ी हो रही है, वायुयान अधिनियम लेकर के आए हैं। इसके अलावा उड़े देश के आम नागरिक उड़ान जो स्कीम है वो यहाँ पर जो है बेसिकली देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन भी इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। सेफ्टी के लिए यही ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं। इंडिया ने क्या क्या कराया, तो गगन काफ़ी काम की चीज़ है, जीपीएस एडेड है ये, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि प्लेन कहाँ पर कैसे क्या है, और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेंटर नोटिफाइज न्यू जॉब फॉर डोमिसाइल रूल्स इन लद्दाख। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि लद्दाख का जो एरिया है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है, इसको रिसेंटली जो है वो आपने देखा होगा कि भाई 370 जैसे ही हटा, तो हटने के बाद में जो इस एरिया जो है उसका जो कंट्रोल है वो देखने को मिला कि भाई सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया, क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, है ना। अच्छा, इसके अंदर यूनियन टेरिटरी बना तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई चुनाव उनाव नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में तो फिर चुनाव देखने को मिल रहे थे कि भाई वहाँ पर भी एक सीएम बनेगा, और सीएम है आज की डेट में वहाँ पर, है ना। तो ऐसे में वहाँ पर चुनाव उनाव हो रहे हैं और वहाँ के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एरिया को, और अल्टीमेटली वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। लद्दाख में क्या हुआ, 370 हटने के बाद में कोई भी उनका रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी नहीं है, बाहर से एक आईएएस ऑफिसर आता है और वही उस एरिया को चला रहा है। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि भाई एरिया हमारा, काम हमारा, रहने का तरीका हमें सेट करना है, और कोई बाहर से आईएएस ऑफिसर आ रहा है जो हमारे एरिया का भी नहीं है, जिसको पता भी नहीं है कि हमारे एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, और वो हमें चला रहा है। तो इसका इफेक्ट ये होने लगा कि भाई वहाँ पर ज़बरदस्त टूरिज़्म आने लगा, और ज़्यादा टूरिज़्म उस एरिया के लिए, क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल एरिया है, तो उसके लिए ठीक नहीं है, तो उसका इफेक्ट भी वहाँ पे पड़ने लगा उल्टा।
और ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिला कि वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो चीज़ है इसके कारण से हमारी पूरी की पूरी एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है और उसके साथ में यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है भयंकर, जिसका इफेक्ट ये हो रहा है कि अल्टीमेटली हम लोग खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और कोई और ही हमारी सत्ता चला रहा है। तो इसका विरोध करते हुए अल्टीमेटली उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत विरोध किया। और पिछले साल यहाँ पर जो है वो आपने नाम सुना होगा कि सोनम वांगचुक जो है वो यहाँ पर जो है फास्ट अनटू डेथ पर बैठ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और उसके कारण से यहाँ पर जो है वो सरकार उनसे बात करने के लिए एग्री हो जाती है और अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो कमिटीज़ बनाई जाती है, कमिटीज़ को चेंज किया जाता है और वो कमिटी अब जो है वो रिकमेंड जिस हिसाब से करती है तो उसके हिसाब से सरकार नई चीज़ें लेकर के आती है लद्दाख के लिए, ताकि लद्दाख वालों को भी ये ना लगे कि उनको लेफ्ट आउट कर दिया गया है या उनको लेफ्ट आउट फील ना हो। तो सरकार उनके लिए क्या करती है, तो 5 नए रेगुलेशन सरकार उनके लिए लेकर के आई है। कौन कौन से हैं, देखो ये है लद्दाख का एरिया, ठीक है ना, ये बड़ा एरिया है, कश्मीर छोटा एरिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए इनको जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह दी गई, लेकिन यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। सो देखो ये है रेगुलेशंस जो उनके लिए लाए गए हैं। लद्दाख सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन रेगुलेशन 2025, अब यहाँ पे गौर करें 85% इनको रिजर्वेशन दे दिया गया है कि इन एरियाज़ के अंदर जो सिविल सर्विस होगी या जो होगी उनमें 85% यहाँ के लोग ही होंगे और कहीं के व्यक्ति नहीं होंगे। तो इसी एरिया का व्यक्ति वहाँ पर जो है वो इलेक्ट हो पाएगा, सिलेक्ट हो पाएगा। लद्दाख सिविल सर्विस के डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहीं के लोग देंगे। लद्दाख का जो रिजर्वेशन है वो भी हमने बात करी 85% होगा। यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी मानी जाएगी, तो मेजरली जो यहाँ की लैंग्वेजेस हैं उन्हीं को आगे ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, इंग्लिश और हिंदी के साथ में। ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स भी यहाँ पर रहेगी जिसमें 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी, ताकि वहाँ के लोगों को भी खुशी हो सके अपने काम के हिसाब से, ठीक है। तो लद्दाख की डिमांड थी कि हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए। 6 शेड्यूल के अंदर थोड़ी और सुविधाएं मिल जाती हैं, सरकार की तरफ से और पैसे मिल जाते हैं, है ना, और उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सारा लॉ वो खुद ही बनाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे एरिया 6 शेड्यूल के अंदर है, जैसे मेघालय का, आसाम का, त्रिपुरा का, मिजोरम का। तो ये मेजरली 4 स्टेट्स है जहाँ पर जो है वो आपके 6 शेड्यूल लागू है। 6 शेड्यूल ऐसा एरिया है जहाँ पर पंचायती राज भी एरिया जो है वो लागू नहीं होता है। इनफैक्ट जो पीसा एक्ट है ना, जो कि स्पेसिफिकली पंचायती राज एरियाज को ट्राइबल एरियाज तक लेकर के जाता है, ये एक्ट है 1996 का। तो वो सभी जगहों पर जो है वो पंचायती राज को 5th शेड्यूल के एरियाज में भी लगता है, लेकिन 6th शेड्यूल में आज पीसा भी नहीं लगता, ठीक है ना। तो इसलिए ये 6th शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के जो इंडिजिनियस कल्चर वगैरह है उनको बचाने के लिए 6th शेड्यूल में डालना उनको ज़रूरी है। स्पेशल प्रोविजन कुछ स्टेट्स के लिए, कौन कौन सी स्टेट के लिए है, तो वो आपको याद यहीं से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सियोम 4 मिशन। देखो एक्सियोम 4 मिशन बेसिकली क्या चीज़ है, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर चीज़ है जहाँ पर हमने पहली बार जो गगनयान हम लोग भेज रहे हैं तो उसके लिए हमने ट्रायल करना शुरू किया। और ट्रायल के अंदर बेसिकली क्या किया कि हमारे ही एक जो पर्सन को हम लोग भेजेंगे उसको पहले एक्सियोम के साथ में भेजा, ठीक है ना। एक्सियोम बेसिकली एक कंपनी है जो कि यूएस के अंदर बेस्ड है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने का और छोड़ने का काम अभी करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी सक्सेसफुली इसने पहले भी 2-3 बार ऐसा काम कर लिया है। इंडिया ने जब इसरो के साथ में काम किया तो काफ़ी हैरानी वाली चीज़ भी देखने को मिली, जहाँ पर जो इसरो है उसके अंदर ये चीज़ सामने आती है दैट इसरो ने यहाँ पे उनको एक दिन रोका कि भाई आप इसको कल जो लॉन्च कर रहे हो उसको लॉन्च मत करो। तो उनका भी आप लॉन्च को लिए क्यों रोक रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो थ्रस्ट है और आपका जो इंजन है उसके अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट है और वहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अननेसेसरी जो है वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो और वास्तव में हम लोगों ने सब कुछ सही कर रखा है। तो फिर भी इसरो ने क्लियरेंस नहीं दिया। जब अगले दिन सुबह उनकी टीम ने जब खोल के देखा तो वहाँ पर वास्तव में वो चीज़ थी और अगर वास्तव में अगर इसको उड़ाया जाता, अगर उसको छोड़ा जाता तो वो ब्लास्ट हो जाता। तो उन्होंने फिर बाद में इसरो का धन्यवाद भी किया कि भाई आपके कारण से हमारा जो प्लेन था वो बच गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी वो इसरो के चीफ ने यहाँ पर बताई थी और इसलिए हमारी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। तो शुभांशु शुक्ला वहाँ पर जाकर के आए, कहाँ जाके आए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली क्या एरिया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास की जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर वो घूमता रहता है। वो बनाया किसके द्वारा गया है, तो मेजरली जो दुनिया की जो पावर्स हैं
जैसे यूएस है, रशिया है, तो उन्होंने मिलकर के इसको बनाया था, इसलिए उसके दो पार्ट हैं, एक रशिया का पार्ट है, एक यूएस का पार्ट है, दोनों ही मिला करके आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनते हैं। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट है, इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली कि जो रशिया है और यूएस है, उन्होंने मिलाकर के चीज़ बनाई। आज की डेट में इसमें 15 मेंबर्स हैं। इंडिया उस 15 मेंबर्स के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया की खुद की इच्छा है कि हम खुद हमारा जो है वो स्पेस स्टेशन बनाएं, और वो स्पेस स्टेशन जो है उसके लिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि भाई 2035 तक जो है वो इंडिया का खुद का जो स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष का जो आप कह सकते हो स्टेशन है, वो इंडिया बनाने की कोशिश करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट इज G7 की समिट कनाडा के अंदर होती है। G7 के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस बार कहाँ मीटिंग हुई है, नेक्स्ट साल कहाँ मीटिंग होगी। इंडिया को कॉन्जिक्यूटिवली 6-7 बार बुलाया जा चुका है ना। तो इसलिए G7 की समिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी थीम क्या है, तो बिल्डिंग अ रेजिलियंट फ्यूचर टुगेदर यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। क्या आउटकम्स रहे मेजरली, तो सबसे बड़ा आउटकम तो ये है कि भाई वाइल्ड फायर जो होती है, जंगलों में जो आग लग रही है, वो यूएस में और कनाडा में बहुत ज़्यादा लगती है, किलोमीटर से किलोमीटर तबाह हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए उसके लिए यहाँ पर जो है वो बात की गई है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो क्रिटिकल मिनरल्स की यहाँ पर बात देखने को मिल रही है। ये चीज़ यहाँ पर जो है G7 के अंदर देखने को मिलती है। राइजिंग पार्टनरशिप इसके अंदर शुरू की गई। दूसरी चीज़ ये भी है कि भी G7 के जो लोग हैं वो कौन कौन से किस तरह के हैं, तो हमेशा ध्यान रखें G7 एक एलिट ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो देश हैं जिनकी रिचनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये सारे देश इसके अंदर मेंबर्स हैं। इंडिया को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है ना, वो भी पिछले 6-7 सालों से बुलाया जा रहा है, ठीक है। पहले नहीं बुलाया जाता था, पहले बहुत कम बार बुलाया गया है, अभी लगातार बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मेजरली सब बड़े बड़े देश हैं, वो देश हैं जो कि नॉर्मली गरीबी से नहीं गुजर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, एक बड़ा इशू जो G7 के आसपास देखने को मिला था वो ये था कि भाई G7 जो समिट थी वो हो रही थी कनाडा में, और कनाडा और इंडिया के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे खालिस्तान के कारण से। क्या है खालिस्तान का इशू, थोड़ा सा समझे। खालिस्तान बेसिकली वो एरिया है इंडिया के अंदर जहाँ पर कुछ लोग का ये मानना है कि भाई हमें इंडिया से अलग होकर के और बेसिकली खुद का एक अलग देश बनाना है। जो सिख हैं उनका एक अलग देश होगा जिसका नाम होगा खालिस्तान। क्या क्या एरिया होगा इसके अंदर, तो उनका रफली ये मानना था, हालांकि इसका कोई मैप एज सच नहीं है, लेकिन रफ एक मैप है जो ये मानता है कि ये जो पंजाब का एरिया है, इंडिया का पंजाब, और ये वाला जो पंजाब है जो कि पाकिस्तान का है, इसको मिला करके ये खालिस्तान बने। ये पूरा एरिया मिला के खालिस्तान बने जहाँ पे सिख्स जो रहते हैं वो सारे के सारे साथ में इसमें रहें। अब ये जो सिख खालिस्तान के अंदर खालिस्तान में रहना चाह रहे हैं, इन्होंने पहले बहुत कोशिशें करी 1950s में, 60s 70s में। पहले इन्होंने ये कहा कि भाई सिख्स को अलग अधिकार दिए जाएं, सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। 1973 में एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया और फिर कहा कि भाई हमें राइट्स दिए जाएं, सरकार ने बात नहीं सुनी। 1980-81 के अंदर आते आते इनको ये समझ में आ गया कि भाई हम लोग इस देश में माइनॉरिटी है और हमें अपना अलग देश बनाना ही पड़ेगा। और ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये जो सिख्स हैं इन्होंने यहाँ पर ये सोच लिया कि भाई हम एक अलग देश बनाएंगे, और ऐसा इनके जो लीडर थे जर्नैल सिंह भिंडरवाला, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया कि अमृतसर को अपनी कैपिटल घोषित कर दिया, और इस तरह से यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि ये पूरा का पूरा इंडिया और पाकिस्तान का मिला के एरिया जो है वो खालिस्तान है, और अमृतसर हमारी कैपिटल है, और गोल्डन टेम्पल जो है वो हमारा मेन एरिया है जहाँ पर हम काम करेंगे, और गोल्डन टेम्पल के गेट्स भी उस हिसाब से बंद कर लिए। अब उसको फोर्टिफाई भी करने लगे, वहाँ पर हथियार रखने लगे। तो ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि सरकार को फिर यहाँ पर अब एंटर करना पड़ा, और सरकार ने यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करती है, जिसके अंदर सरकार एंटर करती है गोल्डन टेम्पल के अंदर, और जितने भी ये लोग होते हैं उनको आर्मी इस तरह का ऑपरेशन करके और उन सबको ख़त्म कर देती है ना, उनको मारने के कारण से। और दूसरा जो एरिया है आपके सिक्स का, ये एरिया है सबसे सैक्रेड एरिया है, वहाँ पर आप टैंक लेके अंदर घुस जाते हो, इस कारण से सिख जो थे उन सब की भावनाएं काफ़ी ठेस पहुँचती है उसको, और ऐसा जो वो लोग और विद्रोह करते हैं। और इसका इफेक्ट ये भी देखने को मिलता है कि क्योंकि इतने ज़्यादा सिखों को मारा गया, तो अल्टीमेटली इंदिरा गांधी के खुद के जो 2 गार्ड्स थे जो सिख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को ही यहाँ पर 31 अक्टूबर को जो है वो गोलियों से छलनी करके और उनको मार दिया। उनको मारने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि 31 अक्टूबर को उनकी डेथ होती है, और 1 और 2 नवंबर को
मानो किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, वैसे दिल्ली की जितनी सिख कॉलोनीज़ है उसके अंदर मैसेकर शुरू होता है। ऐसा कहते हैं कांग्रेस के लोग या फिर सपोर्टर्स जो थे, उन्होंने यहाँ पर ये मैसेकर शुरू किया। पुलिस भी बीच में नहीं आती, कोई बीच में नहीं आता है और 2 दिन तक बुरी तरीके से यहाँ पर लड़ाइयाँ चलती है और मारा जाता है। सिख को घरों से बाहर निकाल करके रोडों पर मारा जाता है। 2 तारीख को दोपहर में 12 बजे जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, वैसे सब काम बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इसके कारण से यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सिखों के अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ में और बेसिकली भारत सरकार के खिलाफ में एक बहुत ज़्यादा भावनाएं बन जाती है कि भाई ये देश हमारा नहीं है। इसके बाद कई सारे लोग कनाडा जाते हैं, कनाडा के अंदर बसने लगते हैं, कई सारे लोग यहाँ रह जाते हैं। जो यहाँ रह जाते हैं उनमें तो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कनाडा के अंदर जो लोग बसने जा रहे थे उनके अंदर ये भावनाएं भरी जाती है कि भाई हमें खालिस्तान बनाना है, हमें खालिस्तान बनाना है, इंडिया को तोड़ के बनाना है। ठीक है, 2020 के बाद में 2020 में कोविड के समय में वारिस पंजाब दे नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनता है और वो जो है बेसिकली यहाँ पर कोशिश करता है कि पहले तो वो अच्छा काम कर रहा होता है। आपने जो है वो सिद्धू मूसेवाला का नाम सुना होगा, तो वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, सबको हेल्प कर रहे होते हैं कोविड के अंदर, लेकिन उनकी डेथ के बाद में यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसकी डायरेक्शन बदल दी जाती है और वारिस पंजाब दे के लीडर्स बदल जाते हैं जो खालिस्तानी लोग होते हैं और ज़्यादा खालिस्तान का इशू करने के कारण से अल्टीमेटली सरकार उनको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ही इनको अरेस्ट किया जाता है, कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगता है कि खालिस्तान बनना चाहिए और वहाँ की जो सरकार है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सपोर्ट करने लग जाते हैं इनडायरेक्टली और उनकी बातचीत से खालिस्तान का सपोर्ट दिखने लगता है। और जस्टिन ट्रूडो जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो खुल करके सपोर्ट करने लगते हैं, जिसका इंडिया विरोध भी करता है और इस कारण से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन रिसेंटली ये देखने को मिला कि जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर हार जाते हैं चुनाव और अल्टीमेटली जो नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं उनका खालिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं होता है और उसलिए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाते हैं। पहले मोदी जी के जाने का था नहीं G7 में कनाडा, क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि मोदी जी यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से बुलाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो जाता है, तो उसलिए कनाडा यहाँ पर मोदी जी जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को इसके अंदर मिल रही है। ये भी ध्यान रखें, G7 पहले G8 था, लेकिन रशिया ने जैसे ही जो है वो अटैक करके और यूक्रेन के एरियाज़ में काफ़ी सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लिया 2014 में, तो उसके बाद में G8 में से रशिया को हटा दिया, तो फिर वो G7 बन गया। ठीक है, इसके अलावा G20 है जिसमें ये सारे देश और है, इंडिया भी उसका मेंबर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिली है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भी सब याद करने का ये है कि इंडिया के इस साल क्या रैंक है, पिछले साल क्या रैंक थी, कैसे इंडिया ने यहाँ पे ओवरकम किया है, क्या क्या फैक्टर्स है इसके अंदर, हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉलिटिकली कितने ज़्यादा जो है वो वुमेन को आगे लाया जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें को याद करना है। फर्स्ट पे कौन आया, लास्ट पे कौन आया, कि कई सालों से फर्स्ट पे कौन चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर समझने की चीज़ नहीं है, ज़्यादा याद करने की है, इसको ध्यान रखें। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है मई के अंदर, तो इस कारण से लेबर कॉन्फ्रेंस भी उसी के हिसाब से होती है, जहाँ पर जो है वो लेबर्स के लिए जो राइट्स है उनको बार बार आगे रखा जाता है। इंडिया में भी लेबर्स को राइट्स काफ़ी सारे दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्पेसिफिकली इसके ऊपर काफ़ी सारी बातचीत की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल, ये जैसे फंडामेंटल्स के राइट्स के आर्टिकल 24, 23, 21, 19 और 14 स्पेसिफिकली इसको कहते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 39A, 41, 42, 43 और 43A स्पेसिफिकली बात करते हैं लेबर्स के राइट्स की। ठीक है ना, तो इंडिया के अंदर अभी हमने देखा था कि लेबर कोड भी आया था 2020 में, है ना। और ये सारे लेबर कोड के बारे में आपको जो चीज़ें याद करनी है वो इसमें है। समझाने की चीज़ क्योंकि इसमें है नहीं, तो हम लोग इसके अंदर समय ख़राब करें उसका सेंस नहीं रहेगा। SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग। SCO बेसिकली कौन से देश हैं, SCO एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर है। दुनिया के बहुत कम ऐसे ग्रुप है जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर है, या तो ये है या फिर सार्क है या फिर यूनाइटेड नेशंस है। SCO के अंदर कौन कौन से देश हैं, तो SCO के अंदर बेसिकली जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, सेंट्रल एशिया बेसिकली कौन सा है, ये जो देश है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, इन देशों के साथ में कौन कौन से देश हैं, इन देशों के साथ में आपके इंडिया है और पाकिस्तान है और इधर चाइना है। ठीक है ना,
उधर ऊपर आपके जो है वो कजाकिस्तान और रशिया है। तो ये सारे देश जो है सेंटर के, ये मिला करके जो ग्रुप बनाते हैं उसको एससीओ माना जाता है। इंडिया को भी इसका मेंबर बनाया गया था रिसेंटली, इंडिया पाकिस्तान को मिला करके 2017 में मेंबर बनाया गया, ठीक है ना। आज की डेट के अंदर ये दोनों इसके मेंबर्स हैं। इसके अंदर एक ग्रुप है बड़ा फेमस, जिसको कहते हैं रैट्स, जो कि स्पेसिफिकली टेररिज्म के अगेंस्ट में काम करता है, और इंडिया भी चाहता है कि इस एरिया में टेररिज्म के अगेंस्ट काम हो और एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसकी हेल्प से इंडिया पाकिस्तान आपस में बात करके और अपने मुद्दों को सुलझा सकें। तो उसकी ही डिफेंस मिनिस्टर की यहाँ पर मीट हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला कि इसका कोई भी तरह का जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया सभी देशों का मिलाकर, क्योंकि चाइना ने मना कर दिया कि वो पहलगाम अटैक जो है उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान पर कुछ नहीं बोलेगा, जिस कारण से यहाँ पर एक जॉइंट कम्युनिके या जॉइंट जो स्टेटमेंट है वो आ नहीं पाया, और इंडिया ने मना कर दिया कि उसके बिना मैं साइन नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर थी। हमारी तरफ से कौन गए, तो डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं वो इंडिया की तरफ से वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे देश इसके अंदर है, इसका भी मैप यहाँ पर देखने को मिलता है। बेसिकली एशिया के जो देश हैं वो उसके अंदर देखने को आपको मेजरली मिलते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की यहाँ पर रिसेंटली रिपोर्ट आई है, और इंडिया के लिए यहाँ पर चीज़ ये आई है कि हमारी जो रेट ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि एक मदर कितने बच्चे पैदा करती है, तो वो रेट हमारे जो है वो काफ़ी कम होकर 1.6 1.9 हो चुका है। 1.9 रेट काफ़ी कम होती है ना। और 1.9 रेट होने का इफेक्ट अल्टीमेटली है कि अब हमारी पॉपुलेशन रेट आने वाले समय के अंदर कम होने की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ के कारण से, क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होती है, यानी कि इतनी अगर पॉपुलेशन वापस चाहिए तो 2.1, लेकिन यहाँ पर हम उससे भी नीचे जा चुके हैं। क्योंकि अब आप देखोगे कि भाई पहले आपके जो ग्रैंड फादर्स थे या फादर थे तो उसमें 3 या 4 या 5 बच्चे होते थे, लेकिन आज की डेट में 1 भी या 2 भी मुश्किल से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले समय में उसकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है। बाकी सारा डेटा है जो कि याद करना है, जैसे मैंने आपको बोला। ओशन कॉन्फ्रेंस है ताकि ओशन के अंदर जो भी प्लास्टिक जा रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो ऑयल पोल्यूशन हो रहा है, उसको रोका जा सके। ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो इसकी थीम क्या है, आवर ओशन आवर फ्यूचर डिक्लेरेशन है, और SDG 14 जो कि लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, उसके ऊपर यहाँ पर चीज़ें हुई है। COP 30 की भी यहाँ पर बात चल रही है, जो कि ब्राज़ील 2025 के अंदर हुआ है, जो कि स्पेसिफिकली ओशन से रिलेटेड है, थर्ड ओशन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, इसमें भी सब याद करने की चीज़ें हैं, है ना, समझने की चीज़ें काफ़ी कम हैं। मत्स्य 600 ये बेसिकली इंडिया की तरफ से एक ऐसी मशीन है जो कि गहराइयों तक जा सकती है। देखो, ओशन की गहराई में जाने पर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो इस कारण से आप वहाँ पर ज़्यादा गहराई के अंदर चीज़ों को कोई भी भेजोगे तो वो तबाह हो जाएगी, ठीक है ना। तो मत्स्य 600 बेसिकली बनाया गया है ताकि ये जो है वो 6000 मीटर तक, यानी कि तकरीबन 6 किलोमीटर नीचे तक जा सके। देखो, दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो 11 किलोमीटर नीचे, वहाँ पे इतना प्रेशर हो जाता है कि एक इतना एरिया, जो मेरा हाथ का एरिया है, उसके ऊपर 5 फाइटर जेट का जितना भार होता है उतना भार हो जाता है। और ह्यूमन बीइंग का जो माइंड, ये जो सिर है, उसके ऊपर यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इतना अगर भार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी लाइफ टिक नहीं पाएगी और ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि इसलिए मत्स्य 6000 बनाया गया है ताकि ये डीप ओशन मिशन में काम आ सके, और ओशंस की गहराई में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम लोग जान सके, समझ सके, और उस पर रिसर्च की जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल रिपोर्ट है इंडिया की क्या रैंक है, पहले क्या रैंक थी, फर्स्ट कौन आया, लास्ट कौन आया, पिछली बार क्या था, क्या क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, तो वो सब चीज़ें हमें याद करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पर हम लोग भविष्य के आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी चीज़ें रखें और सारा हम ही ख़त्म ना कर दें, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे हमें पता है कि 17 गोल्स हैं, 2015 से 2030 तक में हमें उनको पूरा करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स इसके अंदर है जो आपको याद करने हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसमें भी सारी चीज़ें याद करने की ही है। क्या इस बार की थीम थी, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। ये थी हमारी आज की इस बार की क्लैट एक्सप्रेस। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो या वापस समझनी हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसको आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।